इमेजिन करिए कि आप एक नॉर्मल सा इंटरव्यू दे रहे हैं एंड सडनली इंटरव्यू के बीच में ये एक फिल्म के सीन जैसा लग रहा है ना, बट ये रियलिटी है 10 नवंबर की रात की। बहुत तेज है, ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज वाला, हमको अपने बच्चे लेकर आए कैसे वैसे। और इस ब्लास्ट के साथ शुरू होते हैं किस्से टेररिज्म के, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS जैसे टेरर ग्रुप्स के। इस एक शब्द में पूरे वर्ल्ड की फाउंडेशन को हिलाने की ताकत है। A grotesque sight to look at from about 30 blocks away from where we are. For those of you just joining us, let's just briefly recap. इसका बस एक मूव और पूरे देश में दहशत फैल जाती है। ना जाने कब लाखों लोग रोटी पानी को तरस जाए। पर जितना भी अटेम्प्ट कर लो, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पर आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? That was bomber Umar Nabi's video, and as per sources, this video is after the explosives were seized, after Dr. Muzammil was arrested. That bomber Umar Nabi made this video that India today has exclusively accessed. हेलो एवरीवन, आई एम योर भाई अरविंद कालिया। वेलकम टू दिस चैनल। जो फैक्ट्स मैं आज तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ वो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट आर्काइव्स और वेरीफाइड पब्लिक सोर्सेज से लिए गए हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एडिट हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टेररिज्म की शुरुआत जैसा लोग समझते हैं वैसे नहीं हुई। लोग अक्सर इसका सीधा लिंक किसी रिलीजन से करते हैं। टेररिज्म शब्द की रूट्स कई साल नहीं, कई सदियों पीछे तक जाती हैं। आज हम जिस चीज को टेररिज्म बोलते हैं वो एक्चुअली मॉडर्न टेररिज्म है। इसका ओरिजिनल मीनिंग कुछ और ही था। 18वीं सदी के फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रेन ऑफ टेरर नाम का एक ब्रूटल फेज आया था, जहां सरकार खुद अपने ही लोगों को डराने और धमकाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करती थी। इसी समय टेररिज्म शब्द पॉपुलर हुआ। आयरॉनिकली इस समय टेररिस्ट कोई रिबेल नहीं थे जो अथॉरिटी के अगेंस्ट हो, बल्कि गवर्नमेंट खुद ही थी। फिर 1800 से 1900 के बीच में टेररिज्म का मतलब बदलने लगा। रेवोल्यूशनरीज, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सब अपने आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए वायलेंस का यूज करने लगे। इस समय आयरलैंड, रशिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, सब जगह स्मॉल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव थे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वो होते हैं जो अपने बिलीफ, आइडियोलॉजी या गोल को इतना पक्का मान लेते हैं कि उसे अचीव करने के लिए वायलेंस, धमकी या इनोसेंट लोगों की जान तक ले लेना उन्हें जस्टिफाइड लगना शुरू हो जाता है। 1800 से 1900 के बीच में जितने भी ग्रुप्स एक्टिव थे, इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स का रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं था। कोई पॉलिटिकल फ्रीडम के नाम पर अटैक करता था तो कोई एम्पायर तोड़ना चाहता था। पर फिर 20th सेंचुरी के एंड तक दुनिया ने इसका एक नया फॉर्म देखा, मॉडर्न टेररिज्म, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग, आइडियोलॉजिकल जिहाद, स्लीपर सेल्स, ग्लोबल फाइनेंस नेटवर्क्स और मास कैजुअलिटी अटैक्स शामिल हैं। और इस मॉडर्न टेररिज्म के जन्म के पीछे सबसे बड़ा हाथ था कोल्ड वॉर का। साल था 1979। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए लगभग 3 डेकेड्स हो चुके थे। दुनिया रीबिल्ड करने में लगी हुई थी। वहीं अमेरिका और USSR सुपर पावर बनने की रेस में थे। इनमें से किसी एक का हारना जरूरी था। पर सीधा वॉर में जाना ना तो ये अफोर्ड कर सकते थे और ना ही इससे वो सुपर पावर बन पाते। पर बिना ओपोनेंट को हराए तुम सुपर पावर कैसे बनोगे? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर से ही मॉडर्न टेररिज्म को बढ़ने का मौका मिला। प्रॉक्सी वॉर का अगर मतलब बताऊं तो बड़ी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर में जाने की बजाय किसी तीसरे देश के कन्फ्लिक्ट में घुसकर साइड A या साइड B का साथ देने लगती हैं। लड़ाई इनकी होती है पर कंसिक्वेंसेस इस कंट्री को फेस करने पड़ते हैं जिसको बैटलफील्ड बना दिया जाता है। और अफगानिस्तान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। अब यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग इस चीज़ को समझ पाएं, इसलिए यहाँ मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को भी
कम और आसान शब्दों में बता रहा हूं। तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई थी, जिसका बैटलफील्ड चुना गया अफगानिस्तान के रग्ड टेरेन को। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एक सिंपल से गोल के तहत। उन्हें अफगानिस्तान को कंट्रोल करके मिडिल ईस्ट तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। उन्हें फॉर्म करनी थी एक कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के मेजर सिटीज को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन कुछ ट्राइब्स अभी भी इनके अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके सोशल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करे। ये रूरल एरियाज में रहने वाले ट्राइब्स मुजाहिदीन कहलाते थे और अब ये यूएसएसआर के कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट बनाने के ड्रीम के रास्ते में खड़े थे और अमेरिका भी यूएसएसआर के इस प्रोग्रेस को देख रहा था। अगर यूएसएसआर का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट नेटवर्क कोलैप्स कर सकता था। ऑयल रूट्स, मिलिट्री डोमिनेंस, ये सब डेंजर में आ जाते और इसीलिए अमेरिका ने तुरंत अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट में एंट्री मार दी और यहीं से बिगिन हुआ वो चैप्टर जो आज हमारी न्यूज़ हेडलाइंस को लिख रहा है। अमेरिका और वो कंट्रीज जो अमेरिका के साथ थे मुजाहिदीन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लगे ताकि यूएसएसआर का डोमिनेंस कम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के डेजर्ट, माउंटेन और विलेजेस अब बन चुके थे एक ग्लोबल चेस बोर्ड और अमेरिका ने इस बोर्ड पर खेला अब अपना सबसे बड़ा मूव, ऑपरेशन साइक्लोन। ये ऑपरेशन हिस्ट्री का सबसे महंगा कवर्ट मिशन था। अमेरिका ने सीक्रेटली $20 बिलियन पंप किए एक गोल के साथ, अफगानिस्तान से यूएसएसआर को निकालना। और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प ली। अमेरिका पाकिस्तान को सप्लाई देता और ये सप्लाई पाकिस्तान मुजाहिदीन तक पहुंचाता। और सप्लाई में सिर्फ गन्स या ग्रेनेड ही नहीं थे, इसमें हाई एंड मिसाइल्स भी शामिल थी। अमेरिका एंड पाकिस्तान से मुजाहिदीन को लेटेस्ट वेपन्स और ट्रेनिंग मिली और आइडियोलॉजी का फ्यूल मिला मिडिल ईस्ट से। ऑपरेशन साइक्लोन का दूसरा पिलर था सऊदी अरेबिया। जितना पैसा अमेरिका लगाता उतना ही सऊदी अरेबिया मैच फंडिंग करता। पर सिर्फ पैसा नहीं, साथ में सऊदी अरेबिया रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट करता था, जिसे कि आज हम रेडिकलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें लोग धर्म के नाम पर एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने से भी नहीं घबराते। सऊदी फंडेड मदरसास, लिटरेचर, सरमन्स और मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक पूरी जनरेशन के माइंडसेट को शेप कर दिया। अब यहाँ से जिहाद का कंसेप्ट एक पॉलिटिकल टूल बन गया था। पाकिस्तान भी इस सब में पीछे नहीं था। अमेरिका फंड्स दे रहा था, सऊदी इन्फ्लुएंस कर रहा था और एग्जीक्यूशन पाकिस्तान का था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रेनिंग कैंप्स, स्मगलिंग रूट्स, रिक्रूटमेंट चैनल्स सब पाकिस्तान के अंदर ही चलते थे। आईएसआई, पाकिस्तान की सेंट्रल एजेंसी, इस पूरे ऑपरेशन का सेंट्रल हब बन गई थी। वही फाइटर्स को ट्रेन भी करती और वही बॉर्डर क्रॉसिंग कंट्रोल करते। एक तरह से कहानी सिंपल थी। यूएसए ने पैसा दिया, सऊदी ने आइडियोलॉजी, पाकिस्तान ने मैन पावर और सिक्योरिटी दिया और इस सब के बीच अफगानिस्तान बन गया बैटलफील्ड, जिसमें आसपास के इस्लामिक कंट्रीज के लोग भी मुजाहिदीन को ज्वाइन करने आने लगे। 1989 में अफगानिस्तान से यूएसएसआर ने भी एग्जिट ले लिया। 79 से 89, 10 साल के बाद, और इस दौरान लाखों अफगानी लोग मारे गए। प्रॉक्सी वॉर अब खत्म हो गई। यूएसएसआर जो चाहता था वो तो नहीं हुआ और कुछ साल बाद यूएसएसआर भी कोलैप्स कर गया। अफगानिस्तान में अब इस हिसाब से चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, राइट? गलत। जो मुजाहिदीन थे अब उनके पास ना तो कोई पर्पस था, ना पैसे और ना ही सरकार। 10 साल से उन्होंने बस एक ही चीज सीखी थी, जंग लड़ना। कुछ ही साल में मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे। अफगानिस्तान कोलैप्स हो गया। ग्रुप लीडर्स पावर के लिए लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो गया। मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे थे, विमेन सेफ्टी की धज्जियां उड़ने लगी, यूथ गोलियों और बारूद में बर्बाद होने लगा। ऐसे में पश्तून कम्युनिटी में एक होप दिखाई दी। यहाँ स्मॉल ग्रुप्स मिलकर अपना एक अलायंस बनाने लगे, जिसमें मोस्टली पश्तून लोग भरे हुए थे। इन्होंने धीरे धीरे करके आधा अफगानिस्तान कवर कर लिया। यहीं इनको पाकिस्तान से फंडिंग भी मिलने लगी। पाकिस्तान का फंडिंग देने का रीजन सिंपल था, वो मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहते थे अपने पर्सनल एजेंडा को अचीव करने के लिए। और इसी के साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया मुजाहिदीन के साथ इंगेज हो जाए, जो कि पाकिस्तान के लिए एक
डिसएडवांटेज होता। इससे पहले कि ऐसा हो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने पश्तून कम्युनिटी को सप्लाईज ऑफर किए और जिस ग्रुप को पाकिस्तान ने फंड किया वो आज तालिबान के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली अफगान रेफ्यूजी स्टूडेंट्स थे जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर मदरसास में पढ़ते थे। इन्हें एक प्रॉमिस किया गया कि हम अफगानिस्तान में शांति लाएंगे, पर शांति नहीं, एक डिक्टेटरशिप आई, क्योंकि तालिबान के पास ना तो एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट चलाने का, ना ही वो ऐसी सोच रखते थे जिससे बदलाव आता। 1996 में तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और पूरी दुनिया ने देखा कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का आउटकम क्या होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तालिबान पर खत्म नहीं होती। 90s में अफगानिस्तान एक रिपल इफेक्ट से गुजर रहा था, जहां एक मेजर इंसिडेंट से कई सारी चीजें क्रिएट हुई। अगर इधर एक ग्रुप गिरता तो दो और नए खड़े हो जाते। ऐसे ही और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, पहले अलकायदा और बाद में ISIS। सोवियत वॉर के बाद अफगानिस्तान में एक नाम अपने जिहाद को लेकर बहुत फेमस हो रहा था, ओसामा बिन लादेन। उसे लगता था कि अगर अफगानी एक सुपर पावर को हरा सकते हैं तो वो पूरी दुनिया के पावर मैप को बदल सकते हैं। अफगानिस्तान की बुरी हालत और बेकार गवर्नेंस ने ओसामा को एक मकसद दे दिया। उसका गोल था जिहाद करना उनके अगेंस्ट जो इस्लामिक स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स, ग्लोबल नेटवर्क्स और सेफ्टी मिली। इसके चलते रहते 1998 से 2001 के बीच ओसामा ने अलकायदा को एक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया और फिर हुआ 9/11 अटैक। ओसामा के पास अमेरिका पर अटैक करने के कई सारे रीजंस थे। पहला, यूएस के सोल्जर्स अफगानिस्तान में तैनात थे। दूसरा, यूएस इजराइल को सपोर्ट करके फलस्तीन एंड लेबनान पर अटैक फंड करवा रहा था। 9/11 अटैक में 2996 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने टेररिज्म के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी और इसी वॉर के बहाने उन्होंने मिडिल ईस्ट में कंट्रोल पाने की भी कोशिश की, जिसका की रिजल्ट था इराक का डाउनफॉल। वहां की डिक्टेटरशिप अमेरिका ने खत्म कर दी सद्दाम हुसैन को खत्म करके, लेकिन वहां अमेरिका ने लोगों की कोई मदद नहीं की। जब इराक कोलैप्स हुआ तो अलकायदा का एक बहुत ही खतरनाक विंग, अलकायदा इन इराक AQI, वहां ग्रो करना शुरू हो गया। इसके लीडर थे अबू मुसाब अल जरकावी, जो ओसामा से भी ज्यादा वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट माना जाता था। लेकिन अल जरकावी की 2006 में एक US एयर स्ट्राइक में मौत हो गई और इसके बाद AQI ने कई नए लीडर देखे, जिसमें अबू बकर अल बगदादी एक प्रोमिनेंट नाम था और इसी ने AQI को बदलकर ISIS कर दिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ISIS के कई सारे वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट हुए थे, जहां वो जर्नलिस्ट, सोल्जर्स और लोकल सिविलियंस की ऑन कैमरा एग्जीक्यूशंस दिखाते थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, डर फैलाना और अपनी दहशत को एक ग्लोबल मैसेज की तरह यूज करना। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसी कंट्रीज जो एक टाइम पर पीस में थी, आज वहां पीस की कोई होप दिखाई नहीं देती। और जो नाम मैंने आपको बताए, टेररिज्म यहाँ पे एंड नहीं होता। जैश-ए मोहम्मद, हमास, हजबुल्ला जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही पैदा हुए, जहां पॉलिटिक्स, पावर और प्रॉक्सी वॉर्स के बीच आम आदमी एक वेपन बन गया। एक जनरेशन ने सिर्फ जंग देखी, दूसरी ने सिर्फ जंग लड़ी और तीसरी जनरेशन को जंग नॉर्मल लगने लगी। वर्ल्ड लीडर्स अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं और सारा ब्लेम रिलीजन को करते हैं, जिससे ग्लोबली लोगों में ये बिलीफ बनना शुरू हो जाता है कि रीजन शायद रिलीजन ही है। पर आप अगर हिस्ट्री को पलट कर देखो तो आपने सच्चाई को जितना सीधा समझा था, वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसा गेम है जिसका पूरा कंट्रोल कभी किसी के हाथ में नहीं होता। आप हथियार दोगे तो आपके दुश्मनों को मारा जाएगा, पर जिस दिन दुश्मन खत्म होंगे, यही हथियार आपकी तरफ तने हुए होंगे। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।